हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है जनसांख्यिकी से रिलेटेड। तो जनसांख्यिकी से रिलेटेड जितने भी रिसेंट डेटा दिए हुए हैं उन सारे डेटा को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा लिंगानुपात, जिसको हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट दिया, इसमें कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो ये है 943। अगला देखते हैं, अगले में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार जिस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है वह राज्य कौन सा है। तो वो है केरल और यहाँ का लिंगानुपात है 1084। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो ये है हरियाणा। अगर यहाँ का लिंगानुपात देखा जाए तो वो है 879। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो यह है पुदुचेरी। यहाँ का अगर लिंगानुपात देखा जाए तो वो है 1037। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो यह है दमन और दीव। अगर यहाँ का लिंगानुपात देखा जाए तो वो है 618। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो ये है माहे, जो कि पौंडीचेरी में है। यहाँ का लिंगानुपात देखा जाए तो ये है 1176। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो ये है दमन और यहाँ पे लिंगानुपात है 533। अगला देखिए, अगले में कह रहा है आधुनिक एवं व्यवस्थित तरीके से सर्वप्रथम विश्व में जिस देश ने जनगणना कराई थी तो वह देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम है स्वीडन। अगला देखिए, अगले में कह रहा है ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कराई गई थी। तो किसके समय कराई गई थी। तो इस समय थे लॉर्ड मेयो। 1872, मतलब 1872 में जब लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था तो उस दौरान ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कराई गई थी। अगला देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का कराने का जो कार्य था वो कब से प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, जो उनका कार्यकाल था 1881 में। ये जो जनगणना है ये स्टार्ट कराई गई थी, मतलब नियमित रूप से 1881 में इसको स्टार्ट कराया गया था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 1872 की जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में जनगणना का कार्य कितनी बार संपन्न कराया जा चुका है। तो अब तक 15वीं बार मतलब जनगणना कराई जा चुकी है। मतलब जो 2011 की जनगणना है वो 15वें नंबर की जनगणना है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की जनगणना थी। मतलब स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है ये 2011 वाली। तो ये है 7वीं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 15वीं जनगणना 2011 का स्लोगन क्या था। तो स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये इसका स्लोगन था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है शिशु लिंगानुपात में बच्चों को शामिल किया जाता है। मतलब जो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं उनको शिशु लिंगानुपात में शामिल किया जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है वह दशकीय जनगणना जिसमें औसत वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक थी। तो ये थी 1981 के समय। उस समय कितनी थी वार्षिक वृद्धि दर। तो वो थी 2.22%। अगला देखिए, अगले में कह रहा है अकाल एवं महामारी के कारण भारतीय जनसंख्या में दशकीय कमी देखी गई। कब देखी गई। तो 1911 से जो 21 का समय था उस दौरान महामारी और अकाल के कारण सर्वाधिक जनसंख्या में दशकीय कमी देखी गई थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है 2001 से 2011 के बीच भारत की जनगणना की दशकीय वृद्धि दर जो 17.70% थी, इस बीच वार्षिक वृद्धि दर क्या थी। तो इस समय वार्षिक वृद्धि दर थी 1.64%। अगला देखते हैं, अगले में कह रहा है भारत में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर 24.8% जिस दशक में हुई थी वह दशक कौन सा था। तो वो दशक था 1961 से 71 का दशक। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार 5 राज्य उनके घटते क्रम को हमको बताना है। तो देखिए, पहले स्थान पर है दादरा नगर हवेली, उसके बाद दमन और दीव, उसके बाद पुदुचेरी, उसके बाद मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो 5 राज्य हैं जनसंख्या वृद्धि की दर के जो 5 राज्य हैं उनका घटता ये क्रम दिया हुआ था, जिसको हम लोगों ने देखा। अब अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कह रहा है जनगणना 2011 का ध्येय हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इस जनगणना का शुभंकर क्या था। मतलब जो ये जनगणना थी 2011 वाली, इसका शुभंकर पूछा जा रहा है। तो इसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार जिस प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी वो राज्य कौन सा था। तो वो है नागालैंड। अगला देखिए, अगले में कह रहा है परिवार नियोजन पर आधारित भारत की प्रथम
जनसंख्या नीति का प्रारंभ कब किया गया था? ये किया गया था वर्ष 1948 में। अगला है द्वितीय जनसंख्या नीति 2000 जिस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी उस समिति का नाम बताना है। तो उस समिति का नाम था MS स्वामीनाथन समिति। अगला देखिए, अगले में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अब अगला हम लोग देख लेते हैं जो लिटरेसी है, जिसको साक्षरता कहते हैं, इससे रिलेटेड जो डेटा दिए हुए उनको। तो देखिए, इसमें पहला कह रहा है जना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा है केरला में। अगर यहाँ की साक्षरता दर देखी जाए तो वो है 92.1%। सेकेंड स्थान पे है मिजोरम, जहाँ की अगर प्रतिशत देखा जाए जनगणना की साक्षरता दर महिलाओं की तो वो है 89.3%। अगला कह रहा है क्वेश्चन न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ पे है? तो ये है बिहार में। अगला देखते हैं, अगले में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष साक्षरता दर वाले 3 राज्य कौन से हैं, उनका क्रम देखना है। तो देखिए, पहले नंबर पर केरला है, दूसरे स्थान पर मिजोरम है, तीसरे स्थान पर गोवा है। अगर यहाँ पे साक्षरता दर देखी जाए तो केरल में तो यहाँ पे 94% साक्षरता दर है। वहीं मिजोरम का देखा जाए तो 91.3 है और गोवा का देखा जाए तो 88.7% यहाँ पे साक्षरता दर है। अब अगला देख लेते हैं, अगले पॉइंट में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो पहले स्थान पर है बिहार, दूसरे पर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर है राजस्थान, चौथे पर झारखंड और पाँचवें पे है आंध्र प्रदेश। तो ये न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं। बिहार में देखा जाए तो ये है 61.8% साक्षरता दर। अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो 65.4% है। राजस्थान में देखा जाए 66.1%। और अगर झारखंड में देखा जाए 66.4% और आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो 67% यहाँ पे जो साक्षरता दर पाई जाती है। अब अगला देख लीजिए, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप। यहाँ की अगर साक्षरता दर देखी जाए तो वो है 91.8%। अगला देखिए, अगले में कह रहा है न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है दादरा और नगर हवेली, जहाँ पे देखा जाए अगर साक्षरता तो वो है 76.2%। सबसे कम कहाँ पे है? तो ये दादरा और नगर हवेली में है और ये कितना है? तो ये है 76.2%। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जनगणना के समय साक्षरता दर का मापन जिस विधि द्वारा किया जाता है वो है। तो देखिए, साक्षरता दर निकाली कैसे जाती है? तो साक्षरता दर इक्वल टू होता है साक्षरों की संख्या अपॉन 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या इंटू 100। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगला देखिए, अगले में इसमें कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक साक्षरता दर के अनुसार क्रम कौन से हैं? तो पहले स्थान पर है गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे अगर साक्षरता दर देखी जाए तो वो है 80.12%। यहाँ पे 80 होगा, 18 नहीं होगा, तो ये होगा 80.12%। उसके बाद है सेकंड नंबर पे कानपुर नगर, जहाँ पे साक्षरता दर देखी जाए तो वह है 79.71%। इसके बाद औरैया आता है जहाँ पे 78.95 साक्षरता दर है। इसके बाद इटावा का स्थान है जो जहाँ पे है साक्षरता दर 78.41%। इसके बाद गाजियाबाद है जहाँ पे है साक्षरता दर 78.1%। तो ये जो ज़िले हैं उनका हम लोगों ने साक्षरता दर देखा उत्तर प्रदेश का। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला इसी में टॉपिक दिया हुआ है, यह है ग्रोथ रेट, जिसको हम लोग वृद्धि दर कहते हैं। तो इसमें पहला दिया हुआ है, इसमें कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है तो वो है मेघालय। यहाँ पे देखा जाए तो वो है 27.9% वृद्धि दर। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है तो ये है नागालैंड में, यहाँ पे है -0.6%। अगला देखिए, अगले में कह रहा है संपूर्ण रूप से राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे है? तो ये है दादरा और नागर हवेली में। यहाँ पे वृद्धि दर कितनी है? तो वो है 55.9%। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर नागालैंड की थी तो अधिकतम दशकीय वृद्धि दर जिस राज्य की है वो राज्य कौन सा है? तो वो है मेघालय। यहाँ पे वृद्धि दर है 27.95%। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 2001 से 11 के दशक में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर 31.8% थी। ग्रामीण निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि दर उस समय कितनी थी ये पूछी जा रही है, तो ये थी 12.2%। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 3 राज्यों का क्रम कौन सा है? तो पहला है नागालैंड, उसके बाद है केरल, उसके बाद है लक्षद्वीप। अगला देखिए, अगले में कह रहा है
प्रजनन के ध्यान दीजिए, कह रहा है प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर, जिसको हम लोग TFR कहते हैं, कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 2.1%। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है सकल प्रजनन दर है। तो क्या है ये? तो बच्चों की वह संख्या जो किसी भी स्त्री के संपूर्ण जीवन काल में उत्पन्न होते हैं, तो ये है सकल प्रजनन दर। अब अगला देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगला कह रहा है 2011 जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है। कहाँ पे है? तो दादर नगर हवेली है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि है वो कितनी है? तो वो है 55.9%। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जनसंख्या वृद्धि दर के 3 स्तर होते हैं, इन तीनों स्तरों का क्रम क्या है? तो देखिए, पहला है उच्च जन्म दर, उसके बाद उच्च मृत्यु दर, उसके बाद उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर, उसके बाद होती है निम्न मृत्यु दर निम्न जन्म दर। तो ये जो 3 सीक्वेंस है, ये इसका सीक्वेंस है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है वर्ष 2001 से 2011 तक औसत वार्षिक वृद्धि दर तथा दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो ये थी 1.64%। उसके बाद थी 17.7%। मतलब जो वृद्धि दर थी वो थी 1.64%, और जो दशकीय वृद्धि दर थी वो थी 17.7%। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जनसंख्या वृद्धि दर के विभिन्न चरणों में से भारत की जनसंख्या जिस दौर से गुजर रही है वो कौन सी है? तो वो है निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर। तो इस दौर से भारत की जनसंख्या जो है वो गुजर रही है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जिस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही वो दशक कौन सा है? तो वो रहा है 1911 से 1921 का मध्य, जो ये मतलब दशक था, उसके दौरान जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक थी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जिस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही वो दशक कौन सा था? तो वो था 1961 से 1971 का मध्य। मतलब जो ये दशक था, इसमें जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक थी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारतीय जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक वृद्धि दर जिस दशक में दर्ज की गई वो दशक कौन सा था? तो वो था 1971 से 1981 का मध्य। और यहाँ पे दशक की वृद्धि देखिए, तो ये थी 2.22%। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि निम्न दशकों में निर्दिष्टित की गई वो दशक कौन सा था? तो वो था 1921 से 1951 के मध्य का दशक। अब अगला हम लोग देख लेते हैं जो जनसंख्या पॉपुलेशन से संबंधित। देखिए, इसमें पहला पॉइंट कह रहा है भारत सरकार द्वारा पहली व्यापक जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 16 अप्रैल 1976 को। अगला देखिए, अगले में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको ILO कहते हैं, इसके अनुसार 2021 तक भारत में सेवा क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कुल कार्यबल का कितना है? तो ये है लगभग 32%। अगला देखिए, अगले में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार 2021 तक भारत में उद्योग क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत जो है कुल कार्यबल का कितना है? तो ये कुल कार्यबल का 25% है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं जनगणना 2011 के अनुसार। तो देखिए, इधर राज्य दिए हुए हैं, इधर इनका लिंगानुपात दिया हुआ है। तो देखिए, हरियाणा जो है वहाँ का लिंगानुपात है 879, पंजाब का है 895, उत्तर प्रदेश का है 912 और बिहार का है 918। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मृत्यु की संख्या क्या कहलाती है? तो इसको शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो जो शिशु मृत्यु दर होती है वो क्या होती है? तो मतलब बच्चों की अगर 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चे हैं तो उन पे उनकी मतलब 1000 पे कितनी मृत्यु हुई है, तो इसी को हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अब अगला देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले में कह रहा है वर्ष 1950 में भारत में शिशु मृत्यु दर क्या थी? तो ये थी 189.629। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मई 2022 में प्रकाशित SRS बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये था मध्य प्रदेश, जहाँ पे मृत्यु दर थी 43। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि वह पढ़ लिख सकता है तो वो है साक्षर, उसको कहा जाएगा। मतलब कोई भी अगर व्यक्ति है सिर्फ वो पढ़ सकता है, कोई भी भाषा लिखी हुई है और उसको वो लिख सकता है, तो उसको हम लोग साक्षर मानते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है साक्षरता की गणना के लिए शामिल किया जाता है। तो इसमें देखिए 7 वर्ष
एवं उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति है, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, वो या तो वो लिख सकता है या जो लिखा हुआ है उसको पढ़ सकता है, मतलब इन दोनों को कार्य कर सकता है, तो उसको हम लोग साक्षर कहते हैं। मतलब 7 वर्ष से कोई ऊपर है या 7 वर्ष का ही है तभी उसको साक्षर माना जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, अगले में क्या है। तो देखिए अगला पॉइंट कह रहा है, भारत में पहली बार जनगणना की गई थी। ये की गई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला है, भारत में पहली नियमित जनगणना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। अगला देख लेते हैं, अगला है जनसंख्या के सिद्धांत दिए हुए हैं और जो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे उनका नाम दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं इसको क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसमें पहले में कह रहा है, उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, ये किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किया था एडविन कैनन ने। अगला है, सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, इसको प्रतिपादित किया था हेनरी जॉर्ज ने। अगला है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, इसको किया था थॉमसन ने। अगला है, जनसंख्या खाद्यान्न सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था माल्थस ने, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो माल्थस का कौन सा सिद्धांत है। तो ये जनसंख्या और खाद्यान्न आपूर्ति का सिद्धांत माल्थस के द्वारा दिया गया था। अब अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये किया गया है वर्ष 2070 तक। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, भारत में पहली नियमित जनगणना के आयुक्त कौन थे। तो ये थे डब्ल्यू प्लॉडेन। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, भारत अब भी युवा राष्ट्र है क्योंकि भारत की जनसंख्या की माध्य आयु कितनी है। तो भारत की जो जनसंख्या है उसकी माध्य आयु देखी जाए तो वो है 25 से 30 वर्ष। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2023 के अनुसार भारत की जनसंख्या की माध्य आयु क्या है। तो ये है 28.2 वर्ष। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट, जिसको हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2023 कहते हैं, इसके अनुसार कह रहा है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो ये है भारत। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, राज्यों में अनुसूचित जाति व जनजाति का 2011 की जनगणना के अनुसार आरोही क्रम हमको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है मेघालय, उसके बाद है नागालैंड, उसके बाद है मिजोरम। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य का क्रम बताना है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। अब अगला देख लेते हैं, अगले पॉइंट में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले में कह रहा है, भारतीय जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार जनसंख्या आयु वर्ग 25 से 59 वर्ग में भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ये है 50.5%। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार जिन राज्यों में अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो शून्य है, वो राज्य का हमको नाम बताने हैं। तो उन राज्यों का नाम है, देखिए, पहला है नागालैंड, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है लक्षद्वीप। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, देश के कुल जनसंख्या का वह भाग जो उत्तर प्रदेश में निवास करता है, तो ये करता है 16.50%। अगर इसका देखा जाए हिसाब से, एक तरह से अगर देखा जाए परसेंटेज कितना है, तो वो है 16.50%। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है, भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ये प्रतिशत देखा जाए तो ये है 68.84%। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्यों का हमको आरोही क्रम बताना है। तो देखिए, सबसे पहले स्थान पर हरियाणा है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर सिक्किम है, फिर पंजाब है, फिर उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ऊपर वाले में कि यहाँ पे दिया था ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, तो ये था 68.84%। वहीं अगर नगरीय जनसंख्या पूछी जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये था 31.16%। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र वालों की संख्या है सकल आबादी का, मतलब सकल आबादी का कितना परसेंट है ये। तो ये है 31%। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व के देशों के संदर्भ में जिस स्थान पर आएगी वो कौन सा है। 5वें स्थान पर, मतलब विश्व लेवल पर 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आती है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर अमेरिका है, चौथे पर इंडोनेशिया है, और 5वें स्थान पर भारत की जनसंख्या, मतलब भारत की नहीं, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 5वें स्थान पर आती है। अब अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य कौन से हैं। तो ये है गोवा और सिक्किम। अगला है, अनुसूचित जनजातियों के जनसंख्या के क्रम में राज्यों का घटता क्रम बताना है। तो देखिए, पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान, उसके बाद आता है गुजरात। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है, प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 राज्यों का क्रम बताना है। तो पहले स्थान पर है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे है 90%, उसके बाद बिहार है 88.70%, उसके बाद असम आता है
85.9%। अब हम लोग देख लेते हैं जो जनसंख्या घनत्व है उससे रिलेटेड जो डेटा दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें पहले में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले 3 राज्यों का क्रम कौन सा है। तो पहले स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पर मिजोरम, तीसरे पर सिक्किम है। अगला देखिए अगले में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों का क्रम कौन सा है। तो ये है बिहार, जहाँ पे है 1106 जनसंख्या घनत्व। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद आता है केरला। अब अगला देख लेते हैं अगले में क्या दिया हुआ। तो देखिए अगले में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जिसका जनघनत्व न्यूनतम है तो वो है अंडमान और निकोबार। अगला देखिए अगले में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो ये है 382। अगला देख लेते हैं अगले में कह रहा है जनसंख्या 2011 के अनुसार अधिकतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये है दिल्ली। यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे है 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला देख लेते हैं अगले में कह रहा है भारतीय नगरीकरण से रिलेटेड कुछ डेटा दिए उनको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहले में कह रहा है भारत में जिस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरों में वास करता है वो कौन सा धार्मिक समूह है। तो वो है जैन धर्म। अगला देखिए अगले में कह रहा है भारत में सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो वो है हिमाचल प्रदेश। अगला देख लेते हैं अगले में कह रहा है भारत में सबसे अधिक नगरीकृत राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो देखिए सबसे अधिक अगर हम लोग राज्य देखें नगरीकृत राज्य तो वो है गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो है दिल्ली। अगला देखिए अगले में कह रहा है भारत में नगरीकरण के मानदंड कौन से हैं। तो वहाँ पे होनी चाहिए न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। पुरुष कार्यकारी जनसंख्या का यहाँ पे 75% भाग जो है गैर कृषि कार्य में लगा होना चाहिए। क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व 400 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है उससे अधिक होनी चाहिए या उतनी होनी चाहिए। अगला देखिए अगले में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय संकुलन की संख्या जिस राज्य में है वो राज्य कौन सा है। तो वो है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे है 64। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश जहाँ पे है 46। अगला देखिए अगले में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार 1 मिलियन प्लस नगरों की संख्या कितनी है। तो वो है 53। अगला देखिए अगले में कह रहा है भारत में जनगणना 2011 के अनुसार 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का क्रम कौन सा है। तो पहला है इसमें ग्रेटर मुंबई जिसको बृहत मुंबई कहते हैं, उसके बाद है दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। अगला देखिए अगले में कह रहा है निगम क्षेत्र के जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश के 3 महानगरों का क्रम कौन सा है। तो पहले स्थान पर है लखनऊ, दूसरे पर है कानपुर, तीसरे पर है गाजियाबाद। अगला देखिए अगले में कह रहा है भारत के किन 2 राज्यों में सर्वाधिक नगर मतलब 10 लाख से अधिक हैं। तो ये है सबसे ज़्यादा केरला में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए अगले में कह रहा है नगर निगम के आधार पर भारत में जिस महानगर की जनसंख्या सर्वाधिक है वो कौन सा है। तो वह है बृहत मुंबई। अगला देखिए अगले में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार ऐसे नगरों को मेगा सिटी कहा जाता है जो 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले नगर होते हैं। मतलब जो 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले नगर होंगे उनको मेगा सिटी कहा जाता है। अब अगला देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है वह परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, वह परिवर्तन जिसको नगरीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है वो कौन सा है। तो वह है अधिवासित प्रारूप, जनसंख्या का आकार और कार्मिक क्षेत्र। अगला देख लेते हैं अगले में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार नगर संकुलों की संख्या क्या थी। तो वो थी 35। अगला देखिए अगले में कह रहा है 2001 से 2011 के मध्य ग्रामीण व शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो वो थी 12.22%। उसके बाद 31.8%, मतलब जो ग्रामीण वृद्धि दर थी वो 12.22% थी, शहरी जनसंख्या वृद्धि दर थी 31.8%। अगला देखिए अगले में कह रहा है भारत एक नगरीय जनधिक्य वाला देश है। भारत के कुल आबादी का वह प्रतिशत जो नगरों में वास करता है तो वह 31.16%। अगला देख लेते हैं अगले में कह रहा है संपूर्ण शहरी परिस्थितिकी को सुधारने हेतु स्मार्ट सिटी मिशन को प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था। 25 जून 2015 को। अगला देखिए अगले में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार जिन राज्यों में नगरीकरण का स्तर उच्च है तथा मलिन बस्तियों की संख्या कम है वो कौन से हैं। तो पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे पर केरला है, तीसरे पर कर्नाटका है। अगला देखिए अगले में कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो ये था 42.1%, 42.61%। अगला देखिए अगले में कह रहा है जिस समाजशास्त्री ने ग्रामीण नगरीयकरण जिसको हम लोग रर्बनाइजेशन कहते हैं इसके विचार को प्रस्तुत किया था तो इनका नाम था GS धुर्वे। अगला देखिए अगले में कह रहा है रेडफील्ड तथा सिंगर के विचारों
विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को जिसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है वो है लोक परंपरा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनघनत्व के घटते क्रम में प्रथम 3 राज्य कौन से हैं? तो पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है पंजाब। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के रूप में हिमाचल प्रदेश की है। इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर बिहार है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत की 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या जिस नगरीय युग्म की है वो है कौन सा है? तो वो है मुंबई और दिल्ली। अगला है नगरीकरण के विस्तार में मुख्य कारक कौन से हैं? तो रोजगार व बेहतर जीवन की तलाश। तो ये है नगरीकरण के विस्तार का मुख्य कारण। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार जिस भारतीय राज्य में एक भी 10 लाखी नगर नहीं है वो कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। अगला कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो ये थी 3.18%। अब अगला देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, विश्व की जनसंख्या से रिलेटेड डेटा दिए हुए इनको देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट कह रहा है टी माल्थस ने, ध्यान दीजिएगा, टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थियरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो संबंधित था। तो ये जनसंख्या से संबंधित है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जिस संस्था द्वारा जारी की जाती है वो है विश्व जनसंख्या कोष। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 15 नवंबर 2022 को जारी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या हो गई है 8 अरब। अगला देखिए, अगले में कह रहा है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की पॉपुलेशन जुलाई 2023 तक हो जाएगी 142.86 करोड़। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर आंकी गई है। तो ये 2% आंकी गई है, विश्व की जो 2.4% है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के अंग के रूप में विश्व जनसंख्या कोष की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1967 में। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के 3 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं? तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर भारत है और तीसरे पर अमेरिका है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है अगर वर्तमान में देखिए, इसमें एक डेटा और दिया हुआ, कह रहा है वर्तमान में भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान दीजिए, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार 2050 में विश्व की जनसंख्या होगी कितनी होगी? तो ये 9.7 बिलियन होगी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1987 को उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या हो गई थी। तो ये हो गई थी 5 अरब। अगला देख लीजिए, अगले में कह रहा है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में कार्यशील जनसंख्या 15.64 कुल जनसंख्या की है। तो ये है 68%। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम में से सभी 8 अरब लोगों का भविष्य आशाओं और संभावनाओं से भरपूर हो। तो ये जनसंख्या दिवस की ये थीम थी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जनसंख्या घनत्व। तो देखिए, इसमें पहला कह रहा है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व है तो यह है 51 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। अगला देखिए, अगले में कह रहा है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो ये है मकाओ। यहाँ की जनसंख्या देखा जाए घनत्व तो वो है 19,737 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। अगला देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले में कह रहा है विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला अगर पूछा जाए जनसंख्या वाला स्थान ग्रीनलैंड का है जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है दक्षिण एशिया में सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है? तो ये मालदीव है। अगला है दक्षिण एशिया में 4 सबसे बड़े घने वस्तीय देश कौन से हैं? तो पहले मालदीव है, दूसरा बांग्लादेश है, तीसरा भारत है और चौथा श्रीलंका है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है तो ये है दक्षिणी कोरिया। अगला देखिए, अगले में कह रहा है लिंगानुपात देख लेते हैं विश्व का। तो देखिए, विश्व में जिस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है वो है लताविया। अगला देखिए, अगले में कह रहा है दक्षिण एशिया देशों में लिंगानुपात का आरोही क्रम क्या है? तो देखिए, पहले स्थान पर बांग्लादेश, दूसरे पर पाकिस्तान, तीसरे पर भारत, चौथे पे चीन। अगला देख लेते हैं भारतीय नगरीकरण देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें कह रहा है विश्व का वह महाद्वीप जिसका सर्वाधिक शहरीकरण हुआ है तो यह है उत्तरी अमेरिका। अगला है विश्व शहरीकरण रिपोर्ट 2018 के अनुसार एशिया का शहरीकरण कितना है? तो ये है 50%। अगला देखिए, अगले में कह रहा है विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। अगले में कह रहा है विश्व में नगरीकरण का स्तर कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये है 55%।
अगला देखिए, सार्क देशों में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो ये है भूटान। अगला कह रहा है भारत, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका देशों में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो ये है भूटान। अगला कह रहा है एशिया में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो ये है 51%। अगला कह रहा है एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्षों तक नगरों में सिमट जाएगी वो है 2050। अगला देखते हैं, अगले में कह रहा है दक्षिण एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है। अगला है लास्ट क्वेश्चन इसका, इसमें कह रहा है पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो ये है कुवैत। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा दिए हुए थे उन सारे डेटा को हम लोगों ने कवर कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।